Hello students and welcome to your own channel Math Masters. Very good morning to you all. स्वागत है आपका मैथ मास्टर्स यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है जो कि क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है जेई एडवांस लेवल क्वेश्चन है। ये PYQ नहीं है, एडवांस लेवल वही है इसका। इस क्वेश्चन का लेवल एडवांस लेवल है। तो हम लोग करने क्या वाले हैं, सबसे पहले मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन लेकर आऊँ और सॉल्व करा दूँ, बस क्वेश्चन को बता दूँ कि ऐसे सॉल्यूशन। ऐसे तो बहुत लोग करते हैं, आप लोग सॉल्यूशन के लिए तो कहीं भी जा सकते हो। चैनल का मकसद है इस चैनल का कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाना। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को समझना। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन को समझो। आप लोग क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, एक लाइन पढ़ के क्वेश्चन को ब्रेक करो अच्छे से, क्वेश्चन को एक लाइन को समझो। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो आप उसका जो फिगर या फिर ग्राफ जो भी है वो बनाओ और उसके थ्रू क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ के समझो। अच्छे से समझ लिया क्वेश्चन को तो फिर कॉन्सेप्ट को सोचो कि क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन पढ़ते टाइम सॉल्यूशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन को रीड करना होगा। रीडिंग एबिलिटी जो होती है ना, क्वेश्चन को पढ़कर समझने की जो क्षमता होती है वो अच्छी होनी चाहिए कि क्वेश्चन को पढ़े और तुरंत समझे कि क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन में लिखा क्या हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज यूनिटी। दो पैरेलल लाइन है, एक एक लाइन पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छे से, और जो भी दिया हुआ है बनाते चलेंगे इसको साथ में हम लोग। तो क्वेश्चन समझते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज यूनिटी। दो पैरेलल लाइन है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है यूनिटी है, यानी कि 1 यूनिट का डिस्टेंस है। तो एक पैरेलल लाइन बोल दो आप, ये होगी, और ये पैरेलल लाइन आपकी ये हो गई। इन दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है ये 1 यूनिट का है। इसको मैं बोल देता हूं 1 यूनिट। ओके, इतना दिया हुआ है। A point P lies between the lines at a distance A from one of them. A point P एक ऐसा पॉइंट P है जो दो लाइन के बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों लाइन के बीच में लाई कर रहा है। At a distance A from one of them, तो इन दोनों के बीच में कहीं पॉइंट P लाई कर रहा है तो कहीं भी लाई कर सकता है। A डिस्टेंस पे लाई कर रहा है किसी एक लाइन से, तो मैं बोल देता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूं कि पॉइंट P जो है यहाँ पे लाई कर रहा है। यहां से A डिस्टेंस में बोल देता हूं इसका, ये जो डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस, ये A डिस्टेंस हो गया। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब क्या दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा PQR, कुछ एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा PQR। तो इसका जो साइड लेंथ है ये बताना है कि कितना होगा। तीनों तो सेम ही होगा, तो ये हमें बताना है कि कितना होगा। तो हम PQR बनाए कहाँ, तो P तो हमें पता है कि P पॉइंट जो है हमारा ये है, ये वाला पॉइंट P है जो पॉइंट A डिस्टेंस पे है इस वाले लाइन से, पहले हमने दिया हुआ था। तो P तो पता है, Q और R कहाँ है, तो इसकी इंफॉर्मेशन आगे दी हुई है कि वर्टेक्स Q ऑफ विच लाइज ऑन वन ऑफ द पैरेलल लाइंस एंड वर्टेक्स R लाइज ऑन द अदर लाइन। यानी कि वर्टेक्स Q इस लाइन पे लाई कर रहा है, कहीं इधर बोल देता हूं मैं, और वर्टेक्स R इस लाइन पे लाई कर रहा है। दो पैरेलल लाइन है, दोनों पे Q और R लाई कर रहे हैं, तो एक पे तो कर नहीं सकते, यानी कि दो अलग अलग लाइन पे यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइज ऑन वन ऑफ द पैरेलल लाइंस एंड वर्टेक्स R लाइज ऑन द अदर लाइन। दोनों दो पॉइंट है, दोनों अलग अलग लाइन पे लाई कर रहा है। अगर आप इसको ज्वाइन करो तो आपको ये जो ट्रायंगल मिलेगा, यही ट्रायंगल है आपका PQR। ये पॉइंट P हो गया, इसको बोल देता हूं मैं कि ये पॉइंट Q हो जाएगा, और इसको बोल देता हूं कि ये पॉइंट हो जाएगा R। ठीक है, तो हमें पता है कि ये जो एंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तीनों ही एंगल ये 60 डिग्री के होंगे। अच्छी बात है। अब हम क्या कर सकते हैं, तो अपने सुविधा के हिसाब से अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में। तो अपने सुविधा के हिसाब से अगर मैं इसको ओरिजिन ले लूं तो हमारा काम जो होगा थोड़ा आसान हो सकता है। तो मैं इसको ओरिजिन ले लेता हूं और इस वाले पैरेलल लाइन को एक्स एक्सिस ले लेता हूं, तो यानी कि हमारा जो वाई एक्सिस हो जाएगा वो यहां से पास होगा, ये वाई एक्सिस हो गया, ये पॉइंट ओरिजिन पे Q हो गया, और ये R और ये P हो गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस एंगल को मैं बोल देता हूं
ये की एंगल ये थीटा है। ऐसा करने से क्या होगा, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूंगा तो मैं पी और आर दोनों का पोलर कोऑर्डिनेट इजीली लिख सकता हूं। पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है कि ओरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, कॉमा उस वो जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस कितना एंगल बना रहा है। तो वो अगर हम लिखते हैं तो उसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का। जैसे कि इस पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट लिखना है तो मैं ये बोल देता हूं कि जो साइड लेंथ है इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये आर 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 है, ये हमें आर निकालना है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ निकालना है, तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका पोलर कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर कॉमा थीटा। सिमिलरली आप लोग इसका पोलर कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, क्या होगा, डिस्टेंस अगेन आर है और एंगल क्या बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो थीटा प्लस 60 डिग्री, तो थीटा प्लस 60 डिग्री इसका पोलर कोऑर्डिनेट हो गया। तो हमने इसका पोलर कोऑर्डिनेट और इसका पोलर कोऑर्डिनेट लिख दिया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, तो अगर हम यहां से आर से और इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ऐसे कुछ यूं कुछ ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगा, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ए क्यू आर, और मैं इसको बोल देता हूं एन। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हमारा आर एन है अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये पैरेलल लाइन के बीच का ये डिस्टेंस हो जाएगा जो कि 1 यूनिट दिया हुआ है। इसका भी तो यूज करना है ना 1 यूनिट का। 1 यूनिट का यूज हम लोग कैसे करें, वहां पे कैसे यूज कर सकते हैं, तो मैं क्या करता हूं कि इस ट्रायंगल के अंदर ही इसको भी ला देते हैं ताकि इसका भी हम लोग यूज कर पाए, ताकि क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो पाए और दिखे कि हमें क्या करना है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये ट्रायंगल अगर हम लोग देखें क्यू एन आर, ये वाला ट्रायंगल, ये साइड और ये साइड, ये वाला साइड, अगर इसको देखें तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ये आपके सामने एक ट्रायंगल दिख रहा है, क्यू एन आर दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा होगा। तो अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को हटाता हूं ताकि मैं सॉल्व कर सकूं इसको। सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं इसके, इस क्वेश्चन के। तो क्वेश्चन को मैं इरेज करता हूं, यहां से हटाता हूं, फिगर वैसे ही रहेगा। तो फिर हमें क्या दिया हुआ है, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्यू एन आर, ट्रायंगल क्यू एन आर, पहले हम लोग सोच लेते हैं कि हमें करना क्या है। हमें क्या करना है कि ये जो ट्रायंगल है क्यू एन आर, इसमें एक एंगल पता है, वो क्या है, थीटा प्लस 60 डिग्री है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, अच्छी बात है। और ये अगर मैं बोलूं बेस है क्यू एन, तो जो हमारा आर एन हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और क्यू आर हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर पता है और एंगल पता है। तो एंगल को हम लोग अगर परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से रिलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें साइन लगाना होगा। तो साइन लगा देते हैं। तो साइन अगर मैं लगाना चाहूं तो मैं लिखूंगा साइन थीटा प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू, क्या है ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है 1 यूनिट का, और ये हाइपोटेन्यूज क्या है, तो ये है आर। यानी कि जो हमारा आर साइन थीटा प्लस 60 डिग्री हो गया, वो आ गया 1 यूनिट। अगर मैं इसको ओपन करूं, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी कि साइन थीटा आने वाला है। साइन थीटा अगर आपको दिख रहा होगा तो आने वाला है। यहाँ पे जस्ट मैं इसको ब्रैकेट ओपन करूंगा तो साइन थीटा कैसे लिखें, उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है कि अगर आप लोग इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें ये एंगल थीटा है और ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है ए यूनिट का है और ये डिस्टेंस आर यूनिट का है। यानी कि हमारा जो परपेंडिकुलर होगा इस ट्रायंगल में, साइन थीटा वाले में, अगर मैं साइन थीटा लिखने की कोशिश करूं इस ट्रायंगल में, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए अपॉन आर हो जाएगा। तो हमारे पास साइन थीटा का ऑप्शन है, तो थीटा हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। कॉस थीटा भी यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, और कॉस थीटा निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ये ए है ये आर है, तो बेस क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर, हमारा कॉस थीटा भी आ गया। तो कॉस थीटा और साइन थीटा अवेलेबल है हमारे पास। तो इसमें अगर हम ब्रैकेट को ओपन करें और इसमें अगर कॉस थीटा साइन थीटा कोई टर्म आता है तो वहां से उठाकर हम लोग इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आर साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है और ये दिया हुआ है 1 यूनिट। तो साइन ए कॉस बी, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है।
साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, तो 2 मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा r/2। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 था, मैंने 2 कॉमन ले लिया नीचे से, तो क्या बच गया, साइन थीटा बच गया। कॉस थीटा तो है ही, साइन 60 √3/2, √2 मैंने नीचे से कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया, √3 कॉस थीटा। और ये क्या है, ये 1 यूनिट का है। अब हमें साइन थीटा, जो मैं बात कर रहा था साइन थीटा कॉस थीटा को, जो आ सकता है वो आ चुका है, तो वहां से हम लोग उठा के इसमें पुट कर सकते हैं। और अगर मैं पुट करूं तो r/2 साइन थीटा कितना है, वो है a/r प्लस √3 कॉस थीटा कितना है, √r² माइनस a² r इज इक्वल टू 1। अगर आप लोग देखो यहाँ पे ऊपर r है और नीचे दोनों के r है, यानी कि r यहां से मैं कॉमन ले लूं तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो r तो गया। और r हमें चाहिए, हमें r ही निकालना है। ये जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड क्या है, r है, हमें r ही फाइंड करना है। तो r हम लोग फाइंड करना है, तो देख सकते हो आप लोग इस इक्वेशन में r अभी भी बचा हुआ है यहाँ पे, तो ये r निकालना है, वो चाहे जिसके भी टर्म्स में निकले। हमें हमारे पास नोन क्या है, हमारे पास ये 1 यूनिट नोन है और यह ए जो डिस्टेंस है ये नोन है, तो इसके टर्म्स में ही आना चाहिए, ए के टर्म्स में हमारा r आ सकता है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं थोड़ा सा, तो वी कैन इजिली गेट द वैल्यू ऑफ r। तो मैं इसको हटाता हूं सॉल्व करने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 उधर गया, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस √3 √r² माइनस a²। अगर 2 उस साइड गया तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, a को मैं उधर भेजूं और ये हो जाएगा √3 √r² माइनस a² इज इक्वल टू 2 माइनस a। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यू विल गेट 3r² माइनस a²। और उधर क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर बनेगा, तो a² प्लस b² माइनस 2a भी यहां से मिल जाएगा। तो क्या आ गया, 3r² माइनस 3a² प्लस 4a² सॉरी इज इक्वल टू 4 प्लस a² माइनस 4a। यहां से ये मिल रहा है हमें। तो हमें तो निकालना है r, तो r कैसे निकालें, तो यहां से इसको सबको मैं उस साइड भेज दूं अगर, तो हमारा जो 3r² आ जाएगा वो हो जाएगा 3 माइनस 3a² उधर गया, तो ये हो जाएगा 4a² माइनस 4a प्लस 4। तो यहां से r² क्या हो जाएगा, 1/3, 4 में बाहर ले लूं तो 4/3, और क्या आ जाएगा a² माइनस a प्लस 1। तो अब r² पता है, तो r निकालना तो कोई बड़ी बात है नहीं, और a हमारा नोन टर्म था, a दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो a के टर्म्स में क्लियरली हमारा r आ रहा है। अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस साइन के साथ 2 वैल्यू आएगी, r जो कि हमारा साइड का लेंथ है, तो r नेगेटिव हो नहीं सकता कभी, तो r पॉजिटिव साइन ही होगा, तो क्या आएगा 2/√3, यहाँ पे a² माइनस a प्लस 1, एंड दिस इज योर r रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। और हमें फाइंड क्या करना था, हमें इस ट्रायंगल का जो लेंथ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड का लेंथ है वो फाइंड करना था, जो कि इतना आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम से आपने सीखा होगा कि कोई भी प्रॉब्लम जो आपके सामने आता है, एडवांस का प्रॉब्लम हो या फिर कैसा भी प्रॉब्लम हो, सबके करने का तरीका लगभग सेम होता है। क्या होता है, वो प्रॉब्लम को इजी कैसे बनाएं, तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के एक एक लाइन समझते हैं, और फिर जो दिया हुआ होता है, अगर ग्राफ का क्वेश्चन है या फिगर बनाना है तो फिर उसको पहले आप लोग बनाओ साइड में कहीं पढ़ते हुए क्वेश्चन को, और फिर वो जब पूरा बन जाए, क्वेश्चन समझ में आ जाए, तो सोचो कि क्वेश्चन को फिर इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, उसके बाद आप लोग सॉल्व करने के इस तरफ जाओ, सॉल्यूशन की तरफ जाओ। तो ये तरीका होता है, पहले हमको सॉल्यूशन देखना नहीं होता है, कि पहले सॉल्यूशन के बारे में सोचना नहीं होता है कि पहले ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को समझो, ये फर्स्ट स्टेप होता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है किसी भी अच्छे क्वेश्चन को करने का, किसी भी क्वेश्चन को करने का इनफैक्ट। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि जो आईआईटी जेईई एडवांस के जो प्रॉब्लम होते हैं, अगर इनको भी सही ढंग से अप्रोच किया जाए तो ये भी बहुत मुश्किल होते नहीं है, करने का तरीका इनका भी सेम होता है, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या यूज होने वाला है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपका बेसिक क्लियर है, आपने पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट को,
तो इजिली आप क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो ऐसे ही प्रॉब्लम्स मैं लेकर आता रहूंगा आपकी तरफ और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाता रहूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।